हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो 16 फरवरी 2016 को हुआ था। ठीक है, प्राइमरी ये हमारा उच्च प्राथमिक का 6 to 8 का है। सबसे पहले हम CDP की बात करेंगे और शिक्षण विधियाँ हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तथ्य, सूचना, ज्ञान को प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। ये हमारे क्या होते हैं, सीखने के जो होते हैं सही स्तर होते हैं। कौन कौन से? तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और हमारा प्रज्ञान। हमारी व्याख्या भी है कि सीखने से सबसे सही स्तर होते हैं तथ्य, सूचना, ज्ञान को प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। बेंजामिन ब्लूम महोदय ने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जिसके आधार पर संज्ञानात्मक और कौशलात्मक विकास के 6 स्तर इसमें निर्धारित किए, जैसे कि ज्ञान यानी कि समझ बोध, उपयोग यानी कि प्रज्ञान, विश्लेषण यानी कि संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, ये सारे निर्धारित किए। नेक्स्ट है कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन ए है नहीं, ऑप्शन बी है हाँ, ऑप्शन सी है अनिश्चित, ऑप्शन डी है कभी कभी। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न जो परिवर्तन है उसको अधिगम कहा जाता है। ये बात नहीं कहा जाता। मतलब व्याख्या भी है कि परिपक्वता इत्यादि से हमारे व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। मतलब अधिगम लर्निंग जो होती है कैसी होती है, उद्देश्यपूर्ण। मार्शल ने भी कहा है कि सीखने के लिए उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्य की अति आवश्यकता है और ऐसे उद्देश्य के बिना सीखने में हमें असफलता निश्चित है। इसके अलावा गेट्स और अन्य ने भी कहा है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। इस प्रकार सीखना एक सक्रिय क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति सक्रिय होकर कुछ सीखता है, ना कि सीख होता है परिपक्वता से। नेक्स्ट है कि चिंतन क्या है। ऑप्शन ए है कि प्रतीकों का प्रयोग है, ऑप्शन बी है भाषा का प्रयोग है, ऑप्शन सी है प्रत्यक्षिक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी है संप्रत्यय अधिगम है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतीकों का उपयोग। चिंतन क्या है, तो चिंतन जो है वो प्रतीकों का प्रयोग है। व्याख्या भी है कि चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है। यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट व लक्ष्य केंद्रित समस्या का क्या करता है, समाधान, तथा जिसमें व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए जो वस्तुएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको व्यक्त करने में आंतरिक संकेतों या प्रतीकों का भी प्रयोग करता है। गिलमर के शब्दों में चिंतन समस्या समाधान की एक प्रक्रिया है जिसमें हम बाहरी क्रियाओं के स्थान पर जो हमारे विचार अथवा संकेत होते हैं इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि अप्रत्ययपथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के लिए प्रयोज्य किया जाता है। ऑप्शन ए है बच्चे, ऑप्शन बी है प्रौढ़, ऑप्शन सी है चिड़िया, ऑप्शन डी है पशु। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी प्रौढ़। अप्रत्ययपथ समस्याओं का उपयोग हम प्रौढ़ श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। हमारी व्याख्या है कि अप्रत्ययपथ समस्याओं का प्रयोग प्रौढ़ों के लिए किया जाता है, जबकि प्रत्यात्मक व मूर्त विषयों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। ऑप्शन ए सक्रियात्मक अधिगम, ऑप्शन बी है सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष और भूल का सिद्धांत, ऑप्शन डी है अनुबंधन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूझ का सिद्धांत। समस्या के अचानक समाधान की वकालत सूझ का सिद्धांत करता है। गुड ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि जो सूझ है वह यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालीन ज्ञान है। सूझ का सिद्धांत हमारे अधिगम का एक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन कोहलर और कॉफका जैसे जो गेस्टाल्टवादी हैं इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन है विकास है। ऑप्शन बी है शारीरिक विकास है, ऑप्शन सी है ध्यान का विकास है, ऑप्शन डी है भाषा का विकास है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन मानसिक विकास है। व्याख्या भी है कि जेम्स के अनुसार जो संवेदनाएं हैं वो ज्ञान के मार्ग में हमारी पहली वस्तुएं हैं, अर्थात संवेदना से प्राप्त ज्ञान मनोक्रिया का प्रथम चरण है और मानसिक प्रक्रिया का सामान्य रूप माना जाता है। संवेदना सभी प्रकार के ज्ञान के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। ऑप्शन ए है विचलनशीलता, ऑप्शन बी है प्रतिमानता, ऑप्शन सी है ये और भी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और बी दोनों। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता और प्रतिमानता। हमारी व्याख्या भी है कि व्यक्तित्व भिन्नता में विचलनशीलता और प्रतिमानता दोनों पाया जाता है। विचलनशीलता के अंतर्गत भार, लंबाई जैसे शारीरिक लक्षणों और रुचि, मनोवृत्ति, संवेग आदि में भिन्नता को शामिल किया जा सकता है, जबकि प्रतिमानता में जातिगत, वंशानुक्रमगत, लैंगिक विभेदन इन सबको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेरी डिट के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डेस होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। ऑप्शन ए है कम स्वस्थ और विकसित, ऑप्शन बी है अधिक स्वस्थ और विकसित, ऑप्शन सी है अधिक स्वस्थ और कम विकसित, ऑप्शन डी है स्वस्थ नहीं पर विकसित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक स्वस्थ और विकसित। मेरी डिट के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि मेरी डिट के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट है कि केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 13 है, ऑप्शन बी है 15 है, ऑप्शन सी है 16 है, ऑप्शन डी है 14 है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 है। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या 16 होती है। व्याख्या भी है कि केटल ने कारक विश्लेषण नाम की सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग करके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले 12 मूलभूत कारकों को ज्ञात किया और इन्हें व्यक्तित्वशील गुण के नाम से संबोधित किया। इनके द्वारा बताए गए कुछ शील गुण थे धनात्मक, चरित्र व्यवहार, कुशलता, संवेगात्मक स्थिरता, दृढ़ता, संवेदनशीलता, बुद्धि, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास आदि। इसी के आधार पर केटल के द्वारा बनाए गए विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 पीएफ प्रश्नावली में व्यक्तित्व के 16 द्विध्रुवीय कारकों को सम्मिलित किया गया था। केटल ने व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 पीएफ में व्यक्तित्व के 16 द्विध्रुवीय कारकों का भी उल्लेख है, ना कि व्यक्तित्वशील गुणों के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, ये क्या है। ऑप्शन ए है स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन बी है बाके पूर्ति परीक्षण, ऑप्शन सी है विषय आत्मबोधन परीक्षण, ऑप्शन डी है मूल्यांकन मापनी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषय आत्मबोध परीक्षण। व्याख्या भी है कि विषय आत्मबोध परीक्षण या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT यानी कि थियमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट की रचना वर्ष 1935 में CD मॉर्गन और HA मुरे ने की थी। यह व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपी विधि है। इस परीक्षण के निर्देश पुस्तिका बाद में मुरे के नाम से वर्ष 1943 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है मूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी है अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक बुद्धि, ऑप्शन डी है सामाजिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि को हम मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। व्याख्या भी है कि व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि या फ्रीस्टाइल बुद्धि कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि से क्या तात्पर्य होता है कि जो विभिन्न वस्तुएं होती हैं उनको समझने तथा उनका प्रयोग करने की योग्यता से ये वास्तविक परिस्थितियों को समझने और उनके अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। ऑप्शन ए है 90 है, ऑप्शन बी है 110 है, ऑप्शन सी है 135 है, ऑप्शन डी 120 है। तो बुद्धि के जो त्रियामी सिद्धांत हैं उनके अनुसार हमारी बुद्धि के कारकों की संख्या डी सही हो जाएगा 120 है। बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है 120 है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि जैविक गिलफोर्ड और उनके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रियामी प्रारूप प्रस्तुत किया जिसमें प्रथम सामग्री, द्वितीय संक्रिया और तृतीय उत्पाद को 3 प्रमुख आयाम माना गया। इनके अनुसार बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत में 4 प्रकार की सामग्री, 5 प्रकार की संक्रियाएं, 6 प्रकार के उत्पादकों के आधार पर कुल 120 4 गुणे 5 गुणे 6 बराबर 120 भिन्न भिन्न मानसिक योग्यताएं हो सकती हैं जो कि 120 भिन्न भिन्न कार्यों में कैसी होती हैं संलग्न। नेक्स्ट है कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। ऑप्शन ए है प्रबलन, ऑप्शन बी है प्रेरक, ऑप्शन सी है उद्दीपक, ऑप्शन डी है प्रलोभन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
सी उद्दीपक, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे उद्दीपक कही जाती है। व्याख्या है कि परिवेश की वह वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया या प्रयास करता है उसे उद्दीपक कहलाती है, जबकि प्रबलन का तात्पर्य उस होने वाले परिणाम से है जो कि व्यवहार को बल प्रदान करता है। इसके अलावा प्रेरक कार्य करने की वह प्रवृत्ति है जो किसी आवश्यकता अथवा अंतर्नोद से स्टार्ट होती है तथा समायोजन पर क्या हो जाती है, समाप्त है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व ऑप्शन ए है अभिभावकों के मत को देना चाहिए, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, ऑप्शन ए है शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, ऑप्शन डी है समुदाय के विचारों को देना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के जो परिणाम होते हैं उनको देना चाहिए। हमारी व्याख्या भी है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। अभिभावकों के मत, शिक्षक के निर्णय तथा समुदाय के विचार व्यक्तिनिष्ठ होंगे या पक्षपातपूर्ण होंगे, जिस पर विश्वास करना उचित नहीं होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। ऑप्शन ए है विश्लेषण और निर्णय, ऑप्शन बी है रुकावट को दूर करना, ऑप्शन सी है दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी है उदात्तीकरण। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उदात्तीकरण। ठीक है, ये तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। हमारी व्याख्या भी है कि फ्रायड के अनुसार जो उदात्तीकरण है वो रक्षा का उच्चतम स्तर होता है, जो सबसे अधिक रचनात्मक युक्तियों में से एक है। ये सामाजिक दृष्टि से आपत्तिजनक लक्ष्य को स्वीकार में बदलकर विरोध को हल देता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, ऑप्शन बी है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ऑप्शन सी हमारा है कि लिखने की धीमी गति, और ऑप्शन डी है छपे हुए शब्दों की सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ठीक है, डिसलेक्सिया एक प्रकार का जो अधिगम संबंधी विकार होता है। इसके कई लक्षण हैं, जैसे पहले बाद में बाएं दाएं आदि के भेद को समझने में दिक्कत होती है, वर्णमाला सीखने में कठिनाई होती है, शब्दों और नामों को याद रखने में कठिनाई होती है, तुकबंदी वाले शब्दों को पहचानने या बनाने वाले शब्दों के सिलेबल शब्दांश गिनती में क्या आती है, दिक्कत आती है। नेक्स्ट है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने को प्रभावशाली घटक है। ऑप्शन ए है इससे बालक स्वस्थ रहता है, ऑप्शन बी है ध्यान करता है, ऑप्शन सी है शीघ्र सीखता है, ऑप्शन डी है प्रसन्न रहता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, क्योंकि इसमें बालक शीघ्र सीखता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारे कि व्याख्या है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इसके होने से बालक शीघ्र सीखता है। ब्रेयर, जोन्स और सिप्सन के अनुसार अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया होती है जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। नेक्स्ट है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए है मंदबुद्धि बालक को, ऑप्शन बी है पिछड़े बालक को, ऑप्शन सी है सामान्य बालक को, ऑप्शन सी है प्रखर बुद्धि बालक को। मंदबुद्धि वाले बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारी व्याख्या भी है कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ 85 से 90 के बीच में होता है, वे मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। ऐसे बालक जटिल परिस्थितियों में समाधान को खोजने के कार्यों में असफल रहते हैं। इसीलिए ऐसे बालकों को छोटे छोटे घरेलू कार्यों, हस्तशिल्पों आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें जो स्वावलंबी है वो बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए है बालकों को पारितोषिक कर देकर, ऑप्शन बी है उदाहरण देकर, ऑप्शन सी है ताड़ना देकर, ऑप्शन डी है सजा देकर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदाहरण देकर। ठीक है, छात्रों में चोरी की आदत पड़ गई है तो उन्हें दूर करने के लिए अध्यापक जो है टीचर उसे सबसे पहले विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इसके जो बुरे परिणाम है उसे अवगत कराना चाहिए। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर नकारात्मक पुनर्वलन का भी उपयोग
किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुसंधान, जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, कहलाता है। ऑप्शन ए है मौलिक अनुसंधान, ऑप्शन बी है क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी है सामाजिक अनुसंधान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रियात्मक अनुसंधान। व्याख्या भी है कि वह अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है और विद्यालय की जनशक्ति अध्यापक और प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें सुधार के लिए संचालित किया जाता है, उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। नेक्स्ट है कि उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है 2 प्रकार से, ऑप्शन बी है 4 प्रकार से, ऑप्शन सी है 6 प्रकार से, ऑप्शन डी है 3 प्रकार से। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 प्रकार से। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। पहला है व्यवसायगत उपलब्धि परीक्षण और दूसरा है विषयगत उपलब्धि परीक्षण। व्यवसायगत उपलब्धि परीक्षण मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण होता है जो किसी व्यवसायगत दक्षता को मापने के लिए बनाया जाता है। वहीं जो विषयगत उपलब्धि परीक्षण होता है ये अध्यापक के द्वारा विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है उसको किसी एक विषय के अर्जित ज्ञान को मापने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बालकों में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का जो है अधिकार वो 2009 में देश में लागू हुआ। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 2009, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 2010। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो बालकों का मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो हमारे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। व्याख्या भी है कि भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया। पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, ऑप्शन बी है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ऑप्शन सी है केवल ये सही है, ऑप्शन डी और बी दोनों सही है। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ई और बी दोनों सही है। मेरी व्याख्या भी है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है कि छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करें और सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करें। इस रूपरेखा में हर स्तर पर विषय के रूप में कला को जगह दिए जाने की सिफारिश भी की गई है, जिसमें गायन, नृत्य, दृश्य कलाएं और जो नाटक के पहलू होते हैं ये चारों शामिल होते हैं। पर यहाँ भी जोर परस्पर क्रियात्मक पद्धतियों पर होना चाहिए, ना कि प्रशिक्षण पर, क्योंकि कला शिक्षण का उद्देश्य सौंदर्यात्मक और व्यक्तित्व चेतना को प्रोत्साहित करना है और विविध रूप में खुद को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। ऑप्शन ए है वैधता, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो उसे हम विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि एनेस्थेसी के अनुसार किसी परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ एक ही समूह के व्यक्तियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर या समतुल्य पदों के दूसरे परीक्षण पर प्राप्त अंकों में संगति से है। अर्थात जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को हम विश्वसनीय परीक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है कि देश के मापन की भूमिका जब सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ऑप्शन ए है निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी है निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। मेरी व्याख्या भी है कि योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कौशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। योगात्मक आकलन सीखने का आकलन के नाम से जानते हैं और इस मूल्यांकन का प्रयोग एक छात्र की अन्य छात्रों के समक्ष जो तुलना है उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट है
मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ऑप्शन ए है 2 कोष, ऑप्शन बी है 1 कोष, ऑप्शन सी है कई कोष, ऑप्शन डी है कोई कोष नहीं। तो मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः केवल 1 कोष में घटित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि उत्पादक कोष 2 प्रकार के होते हैं, पितृउत्पादक कोष और मातृउत्पादक कोष। पितृउत्पादक कोष को हम शुक्रकण कहते हैं, जबकि मातृउत्पादक कोष को अंड कहते हैं। अंड और शुक्र दोनों मिलकर एक संयुक्त कोष या फिर युक्ता का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये संयुक्त कोष 2 उत्पादक कोषों का योग होता है तथा इस संयुक्त कोष को विभक्तीकरण तथा गुणीकरण से ही संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन बी है दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन सी है नैतिकता का होना, ऑप्शन डी है मानसिक विकास में तीव्रता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नैतिकता का होना। हमारी व्याख्या भी है कि शेष अवस्था की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक जो क्रियाएं हैं उनमें तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दूसरों पर निर्भर होना, आत्म प्रेम की भावना, मूल प्रवृत्तियां होती हैं उन पर आधारित व्यवहार, काम प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, नैतिकता का अभाव और संवेगों का प्रदर्शन, ये सभी होती हैं। नेक्स्ट है कि गामक कौशल से हमारा तात्पर्य जो मांसपेशियां होती हैं इनके विकास से है और पैरों के उचित उपयोग से। ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा, ऑप्शन बी है अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन सी है प्रशिक्षण और अधिगम, ऑप्शन डी शक्ति और गति है। हमारी व्याख्या भी है कि गामक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों के विकास, पैरों के उचित उपयोग और शक्ति और गतिक विकास से है, क्योंकि बालक के गामक विकास का उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शैक्षिक दृष्टि से मानव विकास का अध्ययन कैसा हो जाता है, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा ऑप्शन ए है मूरे ने दी, ऑप्शन बी है एडलर ने दी, ऑप्शन डी है सी है कि क्रो और क्रो ने दी, ऑप्शन डी है जेवी वॉटसन ने दी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 20वीं शताब्दी को हम बालक की शताब्दी कहते हैं और ये परिभाषा क्रो और क्रो ने दी थी। व्याख्या भी है कि क्रो और क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहे जाने का कारण ये है कि इस शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने बालक और उसके विकास की जो अवस्थाएं की उसके संबंध में कई गंभीर और विस्तृत अध्ययन किए थे। इसके फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जितनी अवस्थाएं वो सबसे शेष अवस्था महत्वपूर्ण होती है। इसके अनुसार ये अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता यानी कि हम उस समय किसने कहा है। ऑप्शन ए है शेषावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय बाल्यावस्था भी कहा जाता है। व्याख्या है कि बाल्यावस्था में लगभग 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है उसमें स्थिरता आ जाती है और ये स्थिरता उसकी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। इसके फलस्वरूप मस्तिष्क परिपक्व और वह स्वयं वयस्क के साथ जान पड़ता है। इसलिए रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बिठाया और लिखा कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हमारा भाग सेकेंड हिंदी आ गया है, तो इसमें हमें 31 से 35 तक गद्यांश पढ़ना है, फिर प्रश्नों के आंसर देने हैं। हमारा गद्यांश है कि जब कुछ एक व्यक्ति लाखों के भाग्य की डोर अपने हाथ में थामे रहेंगे तब तक जीवन का ये रूप कृत्रिम, अस्वाभाविक और असभ्य बना रहेगा। अतः हमें उन सबको इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता और राजनीतिक तानाशाही को मिटा दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हमारे देश का संबंध है, गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और उनका सारा संघर्ष अहिंसा की भावना पर आधारित रहा। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है सर्वोदय अर्थात सबका उदय, सबका कल्याण। उन्होंने अपना सारा जीवन सर्वोदय के लिए समर्पित कर दिया। वे अत्यंत विनीत थे। उन्होंने किसी भी प्रकार के सदाचार या निर्बंधता का दावा नहीं किया।
उन्होंने धैर्यपूर्वक दूसरे के विचारों को सुना और ऐसे लोगों के साथ कभी अपना माथा गर्म नहीं किया। इस प्रकार का धैर्य आज के संसार में विजयी हो सकता है। इसीलिए गांधी जी का जीवन लोगों का आदर्श बन गया है। मानवता के लिए ये आशा है और उसके भविष्य के लिए एक प्रेरणा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सर्वनामिक विशेषण किसमें है? ऑप्शन ए है कि गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। ऑप्शन बी है इस पाशविक चक्र से मुक्त करने। ऑप्शन सी है उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है और ऑप्शन डी है वे अत्यंत विनीत थे। बी इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। हमारी व्याख्या भी है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार वाक्य इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने में इस शब्द सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा के शब्द के विशेषण की तरह विशेषता बताते हो उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है धैर्य, ऑप्शन बी है कुछ एक, ऑप्शन सी है खिलाफ, ऑप्शन डी है कोशिश। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुछ एक। ये प्रत्यय से निर्मित शब्द है। व्याख्या भी है कि दिए गए शब्दों में कुछ एक प्रत्यय से निर्मित है जो कि कुछ प्लस एक से मिलकर बना है, यानी कि एक प्रत्यय लगा है। प्रत्यय शब्द हैं जो पीछे में जुड़ते हैं हमारे वाक्य के और उपसर्ग है जो आगे जुड़ते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है संसार, इस तो संदेश इसमें सम प्लस सार लगा है। अत्यंत ये भी संधि इसमें अत प्लस अंत लगा है। सदाचार इसमें सत प्लस आचार लगा है। सामाजिक इसमें समाज प्लस सीख है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक। ये संधि का उदाहरण नहीं है जबकि संसार, अत्यंत और सदाचार इन तीनों में संधि है। व्याख्या भी है कि जब सामाजिक शब्द संधि का उदाहरण नहीं है जबकि ये एक प्रत्यय लगकर बना है समाज प्लस एक। शेष विकल्प संसार के संधि विच्छेद है सम प्लस सार, अत्यंत के अति प्लस अंत और सदाचार के सत प्लस आचार। नेक्स्ट है क्या स्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? ऑप्शन ए है संधि और समास, ऑप्शन बी है समास और उपसर्ग, ऑप्शन सी है उपसर्ग और प्रत्यय, ऑप्शन डी है उपसर्ग और संधि। तो अस्वाभाविक में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपसर्ग और प्रत्यय। अस्वाभाविक शब्द में जो है वो उपसर्ग लगा है और प्रत्यय लगा है। इसमें आ प्लस स्वभाव प्लस एक यानी तीन वर्णों से मिलकर बना है। आ प्लस स्वभाव प्लस एक, इसमें आ जो है वो उपसर्ग है, एक जो है प्रत्यय है। हमारी व्याख्या भी है कि गद्यांश के अनुसार अस्वाभाविक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय लगा है। इसमें जो स्वभाव है वो मूल शब्द है, आ उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है लाखों लोगों के, ऑप्शन बी है आर्थिक विषमता, ऑप्शन बी है सी है अहिंसा की भावना, ऑप्शन डी है एक प्रेरणा। से आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी अहिंसा की भावना। तो दिए गए गद्यांश के अनुसार अहिंसा की भावना में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि संप्रदाय कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लाखों लोगों के आर्थिक विषमता और प्रेरणा में विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट में फिर से गद्यांश दिया है, पढ़ना और आंसर देने। हमारा गद्यांश है कि वह बालक अपने जीवन में संघर्ष ही करता रहा। लोग उससे कहते हैं कि यदि तुमने बचपन में पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। वह बचपन में पढ़ने भी गया लेकिन देवनागरी लिपि को वह नहीं समझ सका। वह अक्सर आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे पक्के आम तोड़ता और दिन गुजारता। कभी वह दीवार पर उछल चढ़कर बैठ जाता, प्यास लगने पर पानी पीता और फिर दोस्तों के बीच चला जाता। वह एक भी पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ पाया। खाने में उसे उड़द की दाल पसंद थी। उसकी ये आदतें ही उसकी गरीबी और बेकारी का कारण बन गई, लेकिन अब उसमें भी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए है लिपि, ऑप्शन बी है पढ़ाई, ऑप्शन सी है समझ, ऑप्शन डी है संघर्ष। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता है उससे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पढ़ाई की जाती है, संघर्ष किया जाता है, लिपि होती है, समझ होती है, लेकिन संघर्ष किया जाता है ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग इसीलिए ये नहीं है। व्याख्या है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार संघर्ष स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है। बाकी लिपि होती है, पढ़ाई होती है, समझ होती है, ये सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रशब्द के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? ऑप्शन ए है बालक, ऑप्शन बी है पुस्तक, ऑप्शन सी है दीवार, ऑप्शन डी है दाल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालक।
हमारी व्याख्या भी है कि गद्यांश के अनुसार बालक है कि गद्यांश के अनुसार बालक शब्द में कारक परसक के साथ प्रयुक्त होने पर निम्न प्रकार का बहुवचन बनेगा, जैसे बालकों में जिज्ञासा होती है, बालकों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है कि तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। ये वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है सामान्यभूत, ऑप्शन बी है हेतु हेतुमद्भूत, ऑप्शन सी है अपूर्णभूत, ऑप्शन डी है असन्नभूत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेतु हेतु हेतुमद्भूत। व्याख्या भी है कि गद्यांश के अनुसार अगर तुमने पढ़ाई की होती तो मैं नहीं देखने पड़ते, इसमें हेतु हेतुमद्भूत काल है। इस काल के वाक्य में प्राय दो क्रियाएं होती हैं। प्रथम क्रिया दूसरे के आधार कारण के रूप में होती है। नेक्स्ट है कि इनमें से वे शब्द बताओ जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। ऑप्शन ए है आलसी, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है दिन, ऑप्शन डी है लिपि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानी। वे शब्द पानी है जिसका वचन और लिंग है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। व्याख्या भी है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार पानी शब्द वचन और लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। पानी शब्द नित्य एकवचन पुल्लिंग में प्रयोग होता है। शेष विकल्प आलसी का आलसियों, दिन का दिनों, लिपि का लिपियों और परिस्थिति के अनुसार बदल जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। वे जो पुरुष जानते बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। ऑप्शन ए है उम्मीद, उम्मीद की जाती है, स्त्रीलिंग में है। आशा, आशा की जाती है, स्त्रीलिंग में है। बचपन होता है और बेकारी होती है, बेकारी भी स्त्रीलिंग है, आशा भी है, उम्मीद भी है, लेकिन बचपन ये पुल्लिंग में है, बाकी सब स्त्रीलिंग में है। नेक्स्ट है कि आपका जीवन मंगलमय हो। ये वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है इच्छावाचक, ऑप्शन बी है संदेहवाचक, ऑप्शन सी है विधान निश्चयवाचक, ऑप्शन डी है संकेतवाचक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इच्छावाचक। आपका जीवन मंगलमय हो, ये हमारी इच्छा है, इसे हमारा इच्छावाचक है। व्याख्या भी है कि आपका जीवन मंगलमय हो, इसमें इच्छावाचक है। जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या फिर कामना का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक कहते हैं। वाक्यों को मुख्य रूप से हमने दो भागों में बांटा है। एक होता है रचना के आधार पर, इसके तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, इसके 8 भेद होते हैं, विधिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, संदेहवाचक, विस्मयवाचक वाक्य। नेक्स्ट है मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। ऑप्शन ए है निशांत, ऑप्शन बी है जासूसी, ऑप्शन सी मेरा बड़ा भाई, ऑप्शन डी है पुस्तकें। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरा बड़ा भाई। व्याख्या भी है कि मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इसमें मेरा बड़ा भाई उद्देश्य का विस्तार है। निशांत शब्द उद्देश्य है, जासूसी पुस्तकें अधिक विधेय विस्तारों को पढ़ता है, विधेय है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? उसमें ए है विस्मयबोधक, दूसरा है विधानार्थक, तीसरा है मिश्र, चौथा है प्रश्नवाचक। तो जो मिश्र वाक्य होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य होता है, ये रचना के आधार पर होते हैं, ये तुम्हारे अर्थ के आधार पर नहीं होते। व्याख्या भी है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है, जबकि मिश्र वाक्य रचना के आधार पर होता है। इसके 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। नेक्स्ट है पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन ए है बछिया के ताऊ, ऑप्शन बी है बगुला भरत, ऑप्शन सी है पैंतर वेज, ऑप्शन डी है भाई माई का लाल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बगुला भरत। इसका मतलब होता है पाखंडी व्यक्ति। व्याख्या भी है कि पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है बगुला भगत होना। बछिया के ताऊ मतलब मूर्ख व्यक्ति, पैंतर वेज यानी कि मौका परस्त, और माई का लाल यानी कि होनहार पुत्र। नेक्स्ट है कि जमात में करामात का अर्थ है। ऑप्शन ए है कि जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं, ऑप्शन बी है जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, ऑप्शन सी है साथ रहने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, ऑप्शन डी है एकता में शक्ति होती है। जमात में करामात मतलब एकता में शक्ति होती है। व्याख्या है कि जमात में करामात का अर्थ है कि एकता में शक्ति होती है। नेक्स्ट है भाषा में बिंब के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 4। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। भाषा में बिंब के 4 प्रकार होते हैं, जो कि होता है चाक्षुष बिंब, नाद बिंब, गंध बिंब और स्वाद बिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। ऑप्शन ए है पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, ऑप्शन बी है बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, ऑप्शन सी है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन डी है सभी। से आएगा ऑप्शन सी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
ठीक है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए है प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, ऑप्शन सी है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ऑप्शन डी है सभी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सभी। भाषा शिक्षण के कई सिद्धांत होते हैं जैसे कि प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया के द्वारा सीखने का सिद्धांत और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, ऑप्शन बी है लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, ऑप्शन सी है शब्द रचना और का ज्ञान कराकर, ऑप्शन डी है सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। भाषा दक्षता कौशल विकास निम्न के द्वारा सीख सकते हैं जैसे कि शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान कराकर और शब्द रचना का ज्ञान कराकर। नेक्स्ट है रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 7। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। रचना शिक्षण के मुख्य रूप 2 होते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि रचना शिक्षण के मुख्य रूप 2 होते हैं जो कि होता है मौखिक रचना और लिखित रचना। नेक्स्ट है कि साक्षर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। ऑप्शन ए है आदर्श वाचन, ऑप्शन बी है अनुकरण वाचन, ऑप्शन सी है सामूहिक वाचन, ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक वाचन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदर्श वाचन जो है वो साक्षर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। व्याख्या भी है कि स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ को ग्रहण करने को हम साक्षर वाचन कहते हैं। साक्षर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन आदर्श वाचन है। नेक्स्ट है कि मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। ऑप्शन ए है तीसरी कक्षा में, ऑप्शन बी है चौथी कक्षा में, ऑप्शन सी है छठी कक्षा में, ऑप्शन डी है दूसरी कक्षा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीसरी कक्षा में हमें जो मौन वाचन है वो स्टार्ट करना चाहिए। व्याख्या भी है कि मौन वाचन तीसरी कक्षा से शुरू करना चाहिए। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना ही मौन वाचन कहलाता है। नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है। ऑप्शन ए डेजक, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी ब्राइन, ऑप्शन डी पीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राइन। साइलेंट रीडिंग जो है वो ब्राइन की रचना है। नेक्स्ट है कि रेडियो की जो सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है। ऑप्शन ए है ग्रामोफोन, ऑप्शन बी है लिंग्वाफोन, ऑप्शन सी है टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो रेडियो की सीमाएं होती हैं उनको कौन सा श्रव्य यानी सुनने वाला साधन दूर कर सकता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी टेप रिकॉर्डर। ठीक है। व्याख्या भी है कि रेडियो की जो सीमाएं होती हैं उनको टेप रिकॉर्डर श्रव्य साधन के द्वारा दूर किया जा सकता है। श्रव्य साधन होते हैं जो हमें सुनाई देते हैं। नेक्स्ट है कि लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है। ऑप्शन ए है दृश्य, ऑप्शन बी है श्रव्य, ऑप्शन सी है दृश्य श्रव्य, ऑप्शन डी है कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रव्य। लिंग्वाफोन हमारा श्रव्य यानी सुनने वाला साधन है। व्याख्या भी है कि लिंग्वाफोन एक श्रव्य शैक्षिक उपकरण है और श्रव्य शैक्षिक उपकरण में हमारा रेडियो टेप रिकॉर्डर भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। ऑप्शन ए है वेद परीक्षण, ऑप्शन बी है विश्वसनीय परीक्षण, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन डी है विषय पर परीक्षण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेद परीक्षण। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है जिसकी पूर्ति करेगा तो वह वेद परीक्षण कहलाएगा। व्याख्या भी है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है यदि उसकी पूर्ति करता है तो वह वेद परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कि निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी है प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, ऑप्शन सी है छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, ऑप्शन डी सभी। तो ये सभी हमारे बिल्कुल सही हैं। व्याख्या भी है कि उपलब्धि परीक्षण जो है वो निर्माण में समंकन योजना का कई सारे उद्देश्य होते हैं जैसे कि निर्णय संबंधी संगति को दूर करना, सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना और छात्रों की कठिनाइयों का भी निर्धारण करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि
CCE प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 91 से लेकर 100 तक। जो CCE प्रणाली होती है इसमें A1 ग्रेड जो है 91 से 100% वालों को दी जाती है। वहीं 81 से 90 A2, 71 से 80 B1 और 61 से 70 ये हमारा B2 में आता है। नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, ऑप्शन बी है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ऑप्शन सी है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, ऑप्शन डी है छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विशेष या प्रकरण विशेष से संबंधित किसी विशेष समस्या या कठिनाई के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत और समग्र मूल्यांकन लागू किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2010 से 2011। व्याख्या भी है कि CBSE ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2010 और 11 से 10वीं में बोर्ड परीक्षा को लागू किया था। ठीक है, 2017 में पुनः मूल्यांकन की इस प्रणाली का प्रचलन समाप्त कर दिया गया। फोर्थ है यानी कि सामाजिक अध्ययन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 60 प्रश्न करने हैं कि पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 28। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी 29.0। पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत 29.0 है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि पृथ्वी कई बड़े महासागर और जो महाद्वीप होते हैं इनसे मिलकर बनी होती है। पृथ्वी के कुल 71% हिस्से में पानी होता है जबकि जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होता है 29% इस पर स्थल है। पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल 510.70 बिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल, ऑप्शन डी है ओजोन मंडल। ये हमारा प्रीवियस ईयर का है और पिछली बार जो मैंने 2013 का करवाया था उसमें भी पूछा गया था, तो कई बार ही रिपीट हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं। पहली होती है क्षोभ मंडल, दूसरी होती है समताप मंडल, तीसरी होती है मध्य मंडल, चौथी होती है आयन मंडल और हमारी जो तीसरी जो हमारी मध्य मंडल होती है उसको ओजोन मंडल भी कहते हैं और 5वीं होती है बाहरी मंडल। तो सबसे निचली परत हमारी क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि वायुमंडल के निचले भाग को जो प्रायः 4 से 8 मील तक फैला होता है ये क्षोभ मंडल, उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल और उसके ऊपर भाग के भाग को मध्य मंडल और मध्य मंडल के ऊपरी भाग को हम आयन मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के भाग को हम शांत मंडल और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच के भाग तो हम स्ट्रेटोपाज कहते हैं। ये याद रखना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारी 5 परतों के बारे में। नेक्स्ट है कि सभी बाहरी जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। वे है ऑप्शन ए है पटल विरूपण, ऑप्शन बी है अपक्षय, ऑप्शन सी है कार्बोनेशन, ऑप्शन डी है अनाच्छादन। तो सभी जो बाहरी जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, तो वे क्या है? से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन छादन। ठीक है सर, ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि अनाच्छादन भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली कई प्रक्रियाओं का समूह है जिसके अंतर्गत अत्यंत मंथर गति से पृथ्वी की ऊपरी सतह की चट्टानें होती हैं उनका कटाव और क्षरण होता रहता है और भूपटल समतलता की ओर प्रवृत्त होता है। अनाच्छादन के प्रक्रमों को हम 2 प्रमुख वर्गों में बांटते हैं, एक होता है अपक्षय और दूसरा होता है अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। ऑप्शन ए है गैसीय चक्र, ऑप्शन बी है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी है जल चक्र, ऑप्शन डी है भू आकारिक चक्र। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र। जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह होता है उसको जैव
भू रासायनिक चक्र कहते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच में रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये चक्र जीवों के द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से आरंभ होता है, जिसमें वायु, जल और मिट्टी में विघटन से इसकी पुनरावृत्ति होती है, जिसमें रासायनिक तत्वों का संतुलन पौधों व प्राणी ऊतकों के चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरिक शेल नहीं है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है संगमरमर, ऑप्शन सी है क्वार्टजाइट और ऑप्शन डी है स्लेट। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। ये एक कायांतरिक शेल नहीं है, जबकि क्वार्टजाइट, संगमरमर, स्लेट ये तीनों कायांतरिक शेल हैं। हमारी व्याख्या भी है कि कायांतरिक शेल आग्नेय और अवसादी सेलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या फिर रूपांतरण होता है, उसके जाने से निर्मित होती है। कायांतरिक सेल पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े से हिस्से में होती है और कायांतरिक सेल के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे कि संगमरमर, क्वार्टजाइट, नीस, शिस्ट, फाइलाइट इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। ऑप्शन ए है शिलाओं पर, ऑप्शन बी है मोहरों पर, ऑप्शन सी है स्तंभों पर, ऑप्शन डी है तामपत्रों पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहरों पर। जो हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख हैं वो मोहरों पर बने हुए हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ये सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली थी। कहाँ फैली थी? 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जानी जाती है। वर्ष 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए उत्खनन कार्य से सिंधु घाटी क्षेत्र में प्राप्त जो अवशेष हैं उनसे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे जो दो प्राचीन नगर हैं उनकी खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्यतः जो होते थे वो लोग वे किस पे बने होते थे? मोहरों पर बने होते थे। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्य हैं वो संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। ऑप्शन ए है सप्त सिंधु प्रदेश, ऑप्शन बी है गंगा यमुना दोआब, ऑप्शन सी है मगध, ऑप्शन डी है दक्कन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा यमुना दोआब। उत्तर वैदिक काल में जो आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था वो गंगा यमुना दोआब था। हमारी व्याख्या भी है कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को हमने उत्तर वैदिक काल कहा है। कब से? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को हमने कहा है उत्तर वैदिक काल। इस काल में तीनों वेदों सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अतिरिक्त हमारे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों की भी रचना हुई है। किसकी हुई है? इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों की रचना। चित्रित घूसर मृदभांड और उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र गंगा घाटी क्षेत्र था, जिसका प्रसार कहाँ हुआ था? गंगा यमुना दोआब तक हुआ था। कहाँ हुआ था? गंगा यमुना दोआब तक। नेक्स्ट है कि भारत का प्राचीन नगरों का पतन यानी कि अर्बन डिक्के इन इंडिया 300 एडी से 1000 एडी नामक प्रसिद्ध पुस्तक है वो किसने लिखी है? ऑप्शन ए है राधा कुमुद मुखर्जी, ऑप्शन बी है रोमिला थापर, ऑप्शन सी है डी कोशाम्बी और ऑप्शन डी है राम शरण शर्मा। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी राम शरण शर्मा। भारत का प्राचीन नगरों का पतन यानी कि अर्बन डेक्कन इंडिया 300 एडी से 1000 एडी नामक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये राम शरण शर्मा ने लिखी है। हमारी व्याख्या भी है कि भारत का प्राचीन नगरों का पतन पुस्तक राम शरण शर्मा की कृति है। इस पुस्तक में प्राचीन काल के अंतिम और मध्यकाल के प्रारंभिक चरणों में जो भारतीय नगरों के पतन और उजड़ते जाने का है उसका विवेचन करती हैं। जैसे कि लेखक हैं हमारे राधा कुमुद मुखर्जी, इन्होंने भारत की मूलभूत एकता लिखी है। रोमिला थापर हैं, इन्होंने भारत का इतिहास अर्ली इंडिया लिखी है। डी कोशाम्बी, इन्होंने मिथ एंड रियलिटी लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है
कि हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1977। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 1946। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास और भरण पोषण अधिनियम ये 1946 में पारित हुआ। कब पारित हुआ था? 1946 में। हमारी व्याख्या भी है कि हिंदू कानून में पत्नी का भरण पोषण करना पति का जो है वो निजी दायित्व है। हिंदू विवाहित पृथक निवास अधिकार को विधायी पहचान दी गई है। क्वेश्चन है कि भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि ऑप्शन ए है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, ऑप्शन बी कि कन्या पक्ष अधिनियम पारित हुआ, ऑप्शन सी कि सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ और ऑप्शन डी डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, इसलिए भारत के समाज के इतिहास में 1856 वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। हमारी व्याख्या भी है कि भारतीय समाज के इतिहास में 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा समाज को वैध घोषित कर दिया गया। वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से पास हुए इस अधिनियम से विधवा विवाह को भी सम्मानित नजरों से देखा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन ए है गुप्त काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है मुगल काल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। भारत के इतिहास में जो स्वर्ण युग था ये गुप्त काल में प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, भारत के इतिहास में हमने स्वर्ण युग किसे कहा था? गुप्त काल को। हमारी व्याख्या भी है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना कला के रूप में भी जाना जाता है। मूर्ति कला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरहुत, अमरावती, सांची, मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाण कालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नगरता के मध्य जो अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता के श्रेष्ठ उदाहरण हैं वे प्रस्तुत करती है। बेलगोला में स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ? ऑप्शन ए है होयसल, ऑप्शन बी है गंग, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी है चालुक्य। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंग। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित बाहुबली की जो महान प्रतिमा है उसका निर्माण गंग काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? गंग में। हमारी व्याख्या भी है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली प्रतिमा भारत के अद्भुत स्मारकों में शुमार है। श्रवणबेलगोला में मुख्य आकर्षण का केंद्र बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण 983 ईस्वी में गंग साम्राज्य के राजा राजमल के एक सेनापति चामुंड राय के द्वारा करवाया गया। इस मूर्ति को सफेद ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से काटकर बनवाया गया था। मूर्ति की लंबाई 60 फीट 18 मीटर है। कितनी? 60 फीट 18 मीटर। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बताया भी है आपको कि इंडिका का लेखक है। ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है मेगस्थनीज, ऑप्शन सी है प्लिनी, ऑप्शन डी है विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी मेगस्थनीज, जो इंडिका है इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सेल्यूकस निकेटर के ये राजदूत थे। वहीं जो विष्णुगुप्त है इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, और ये जो विष्णुगुप्त थे जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है और चाणक्य भी कहते हैं, ये जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे और गुरु भी थे। ठीक है, ये विष्णुगुप्त कौटिल्य दोनों एक ही हैं। इन्होंने बहुत फेमस पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी है, ये भी याद रखना। हमारी व्याख्या भी है कि मेगस्थनीज के जो लेखक हैं वो कौन है? इंडिका पुस्तक के जो हमारी इंडिका पुस्तक है इसके लेखक है मेगस्थनीज। जो अर्थशास्त्र है, जो विषय वस्तु राजनीति से संबंधित है, कौटिल्य ने लिखी है। जो प्लिनी है ये नेचुरल हिस्ट्री लाइफ ऑफ हमारी पॉपिनियंस, ये इन्होंने लिखी है प्लिनी ने। ठीक है, याद रखना, अर्थशास्त्र इकोनॉमी से नहीं, ये पॉलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कंबूज स्थित अंगकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो किसने बनवाया? ऑप्शन ए है सूर्य वर्मा फर्स्ट, ऑप्शन बी है जय वर्मा फोर्थ, ऑप्शन सी है सूर्य वर्मा द्वितीय, ऑप्शन डी है यशो वर्मा थर्ड। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
सी सूर्य वर्मा सेकेंड जो कम्बुज में स्थित अंगोर काटवाट का विष्णु मंदिर है, ये सूर्य वर्मा सेकेंड ने बनवाया था। व्याख्या भी है कि 12वीं शताब्दी के लगभग सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाया। मंदिर की जो दीवारें थी उनकी मूर्तियों पर पूरी की पूरी रामायण अंकित है। ये मंदिर खेमेर व चोल शैली में बनी है। किसमें? खेमेर व चोल शैली में। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है पंचम, ऑप्शन सी है अष्टम, ऑप्शन डी है 13वां। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वां। सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख है, जो उनका एक बृहद बहुत बड़ा शिलालेख है, उसमें पड़ोसी देशों का क्या है? वर्णन है। हमारी व्याख्या भी है कि सम्राट अशोक का 14वां दीर्घ शिलालेख या बृहद शिलालेख जो है विभिन्न लेखों का इसमें समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, जो कि है धौली, सहवाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, जोगढ़, सोपारा, एरेगुडी, गिरनार। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद का है, जिसमें धम्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी। इसी शिलालेख में ही पड़ोसी देशों का भी वर्णन है। इसमें एंटियोकस सीरिया, टालमी फिलाडेल्फस मिस्र, मगध सीरीन, अलेक्जेंडर एविरस और एंटीगोनस मकदूनिया के जो शासक हैं उनका भी उल्लेख है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? ऑप्शन ए है शेर कविता, ऑप्शन बी है गोरा, ऑप्शन सी है योगा योग, ऑप्शन डी है घर भाई रे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घर भाई रे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का जो उपन्यास है घर बाइरे, इसका प्रमुख पात्र है निखिल, जो देशभक्ति से बढ़कर किसमें विश्वास रखता है? मानवता में विश्वास रखता है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाली उपन्यास घर बाइरे देशभक्ति की रोमानियकता पर आधारित है। इस कहानी में नायक निखिल जो है वो समाज के सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाता है, लेकिन राष्ट्रवाद को लेकर थोड़ा नरम वो पड़ जाता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1913, ऑप्शन डी है 1922। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1913। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। हमारी व्याख्या भी है कि हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाना था। इस संगठन ने भारत को अनेक महान क्रांतिकारी भी दिए हैं। नेक्स्ट है दिरहम है, ऑप्शन ए है सोने का सिक्का है, ऑप्शन बी है तांबे का सिक्का है, ऑप्शन सी है चांदी का सिक्का है और ऑप्शन डी है मिश्रित धातु का सिक्का है। तो सही आंसर हो जाएगा जो दिरहम है वो हमारा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबे का सिक्का। दिरहम तांबे के सिक्का है, यानी तांबे के सिक्के को दिरहम कहते हैं। नेक्स्ट है कि शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? ऑप्शन ए है कालिंजर, ऑप्शन बी है मारवाड़, ऑप्शन सी है रणथंबोर, ऑप्शन डी है मालवा। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कालिंजर। शेर शाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर शासक के विरुद्ध था। कौन से शासक के विरुद्ध था? कालिंजर। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि कालिंजर का अभियान शेर शाह सूरी के शासनकाल और जीवन काल दोनों का अंतिम अभियान था। कालिंजर के किले को बुंदेलखंड की कुंजी भी कहते हैं। माना जाता है कि शेर शाह सूरी ने यह अभियान एक नर्तकी को पाने के लिए किया था, जिसे राजा कीरत सिंह ने देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। जिसे उक्का नामक तोप के फटने से एक गोला, इस अभियान में उक्का नामक तोप के फटने से एक गोला किले की दीवार में टकराकर बारूद के ढेर में जा गिरा था। इसमें भयंकर आग लगी थी और शेर शाह जो था बुरी तरह से सुलझ गया था। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? ऑप्शन ए है नियमन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से बंगाल में सती प्रथा को जो है वो AD 1829 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया और इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर क्या कर लगा दी गई? रोक लगा दी गई। नेक्स्ट है कि
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष किया हुआ? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1992। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में है उसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें 3 शब्द जो थे हमारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता थे, ये जोड़े गए थे। नेक्स्ट है कि वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है 52वां, ऑप्शन सी है 61वां, ऑप्शन डी है 86वां यानी 86वां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जो किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। हमारी व्याख्या भी है कि दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 86वां संविधान संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में माना गया था। नेक्स्ट है कि समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं वो जोड़े गए। ऑप्शन ए है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है सादिक अली समिति और ऑप्शन डी है हेगड़े समिति। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए और ये इसमें 11 मूल कर्तव्य, स्टार्टिंग में 10 थे, फिर एक और जोड़ दिया गया, वर्तमान में 11 हैं। हमारी व्याख्या भी है कि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल 1975-77 के समय इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 8 मूल कर्तव्यों को लागू करने की सिफारिश थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जो कि भाग 4 के ए में और आर्टिकल 51 के ए में जोड़े गए। फिर हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें शिक्षा को मूल कर्तव्य में जोड़ दिया गया 2002 में, इसीलिए हम हमारे वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हो गए। नेक्स्ट है भारत सरकार ने काका कालेककर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष था ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1953, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1957। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी 1953। ठीक है, भारत सरकार ने काका कालेकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति 1953 में हुई थी। हमारी व्याख्या भी है कि जनवरी 1953 में जो काका कालेकर थे उनकी अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ। आयोग ने सामाजिक और जो शैक्षिक आधार थे उस पर पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए 4 मानक बनाए। 102वां संविधान संशोधन हुआ 2018, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय वर्ग पिछड़ा आयोग NCVC का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन ए है कि राज्य का अपना धर्म है, ऑप्शन बी है राज्य के धर्म से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी है राज्य का अपना कोई धर्म ही नहीं है और ऑप्शन डी है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, बहुत एग्जाम में पूछा गया था और एक लेखपाल में भी आया है, यूपी टेट सी टेट में भी आया है, रीट में भी आया है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि राज्य जो है उसका अपना कोई धर्म नहीं होता लेकिन वो सभी धर्मों को जो मान्यता है वो देता है, इसीलिए भारत कैसा है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारी व्याख्या भी है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य धार्मिक मामलों में स्वयं को कैसे रखेगा? दूर। तथा भारत सरकार की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी के धर्म का विरोध बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वास और जो मान्यताएं हैं उनको पूरी आज़ादी से मानने की छूट है। अर्थात राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 25 साल, ऑप्शन बी है 35 साल, ऑप्शन सी है 30 साल, ऑप्शन डी है 21 साल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 साल। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र 30 साल कम से कम होनी ही चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है
कि राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुना जाता है, जिसमें 1/3 हर 2 साल में सेवानिवृत्त होता है। आर्टिकल 84 में राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 3 वर्ष की जो आयु है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। हमारी व्याख्या भी है कि भारत के संविधान का 44वां संशोधन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय 1978 में किया गया। इस संशोधन में जो हमारे संपत्ति का अधिकार था, इसको मूल अधिकार से हटाकर केवल एक विधिक अधिकार बना दिया गया। आपसे पूछेगा कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इसमें क्या किया गया? इसमें हमारा संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का भी कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई, लेकिन महाभियोग जो था वो पास नहीं हो पाया? तो यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया तो आरंभ हो गई थी लेकिन पास नहीं हुआ। ऑप्शन ए है के.जी. बालकृष्ण, ऑप्शन बी है वी रामास्वामी, ऑप्शन सी है सौमित्र सेन और ऑप्शन डी है स्वतंत्र कुमार। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी रामास्वामी। हमारी व्याख्या भी है कि आज़ाद भारत में पहली बार किसी जस्टिस को पद से हटाने की कार्रवाई मई 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए हुई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी रामास्वामी के खिलाफ हमारी लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन 1990 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन क्या हुआ? ये लोकसभा में ही पारित नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन ए है पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन बी है नगर पालिकाओं से, ऑप्शन सी है केंद्र की भाषाओं से और ऑप्शन डी है केंद्र राज्य के संबंधों से। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नगर पालिकाओं से। भारत के संविधान की 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें जो नगर पालिका यानी नगरीय शासन प्रणाली है उसको संवैधानिक बनाया गया और इसके माध्यम से जो नगर प्रशासन था उसके 18 विषय का भी उल्लेख किया गया। कितने? 18 विषय का। नेक्स्ट है कि वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है बीबी गिरी, ऑप्शन सी है बीडी जट्टी, ऑप्शन डी है कृष्णकांत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णकांत। वे उपराष्ट्रपति कृष्णकांत था जिसका अपने कार्यकाल के दौरान क्या हो गया था? देहांत हो गया था, याद रखना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मतलब हमारी व्याख्या कह रही है कि कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के ही दौरान हुआ था। जिनका निधन कब हुआ था? हमारा जब कार्यकाल चल रहा था तो कार्यकाल के ही दौरान इनका निधन हुआ था। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी बनाए गए थे। कहाँ के राज्यपाल बनाए गए थे? ये आंध्र प्रदेश, हमारे आंध्र प्रदेश जो है उसके राज्यपाल भी बनाए गए थे। 1997 में ये भारत के उपराष्ट्रपति जो थे, हमारे उपराष्ट्रपति 1997 में भी बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय जो निर्धारित कालांश है उस समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? यानी कि जो हम क्लासरूम में सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं तो कितना हमें जो समय पीरियड तो उसका कितना पार्ट जो है वो कथन निर्देशन में लगाना चाहिए? ऑप्शन ए हमारा है 40% लगाना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा है कि 60% लगाना चाहिए, ऑप्शन सी है कि 50% लगाना चाहिए और ऑप्शन डी हमें कि 20%। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20%। में अगर हम सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं तो हमें निर्धारित कालांश समय का 20% भाग स्वयं के जो कथन निर्देशन है उस पर लगाना चाहिए। हमारी व्याख्या भी है
कि कक्षा कक्ष में जो सामाजिक अध्ययन है उसको पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा कालांश समय का 40% स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए। शेष जो 60% है वो भाग पर प्रश्न पूछने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, विचारों को स्पष्ट करने के लिए और भावनात्मक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करने में उपयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है कि उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण। ऑप्शन बी है परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना। ऑप्शन सी है अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है ये सारी, यानी कि उद्देश्य की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय, अनुदेशन के परिणामों की तुलना, ये सभी। व्याख्या भी है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया होती है? सतत, मतलब लगातार चलने वाली। मूल्यांकन शिक्षण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। किसका अंग है? शिक्षण की प्रक्रिया का। इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। यह बालकों के आधार पर उनका जो भावी कार्यक्रम है उसका निर्धारण करती है। उसके कई प्रकार हैं, जैसे कि निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक या संकल्पनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। ऑप्शन ए है पाठ को लंबा करता है। ऑप्शन बी है छात्र ऊबने लगते हैं। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों कथन सत्य है और ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों कथन ए और बी सत्य हैं। तो बताइए कि शिक्षण अधिगम में शिक्षण सामग्री का प्रयोग तो ना तो ही ये पाठ को लंबा करेगा, ना ही छात्र ऊबेंगे, बल्कि छात्र तो अच्छा शिक्षण अधिगम सामग्री से छात्र अच्छे से सीखेंगे और पाठ को भी रोचक ढंग से समझ में आ जाएगा। तो ये कथन सी सही है, लेकिन यहाँ पे सत्य नहीं, यहाँ पे असत्य होगा। ठीक है। उपयुक्त दोनों कथन ये और भी दोनों असत्य हैं। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है कि वह सामग्री जो शिक्षा को सरल बनाती है, सुगम बनाती है, सुगम मतलब आसानी से समझने वाली, आकर्षक बनाती है, हृदयग्राही मतलब अच्छे से हमारे दिल में उतर जाती है, एकदम बोधगम्य में समझने वाली बनाती है, उसे शिक्षण अधिगम सामग्री हम कहते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री सोच और खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेगी। इसके 3 प्रकार होंगे, श्रव्य होगी, सुनने वाली, दृश्य होगी, देखने वाली। श्रव्य दृश्य होगी मतलब देख भी सुनते हैं, सुन भी सकते हैं। श्रव्य में हमारी रेडियो आता है, दृश्य में टेलीविजन आता है। देखो, श्रव्य में हमारा रेडियो आता है, दृश्य में पोस्टर वगैरह आते हैं और श्रव्य दृश्य में टेलीविजन आता है, याद रखना। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया। ऑप्शन ए है ड्यूबी, ऑप्शन बी है डॉक्टर DVH किलपैट्रिक, ऑप्शन सी है स्टीवेंसन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोजेक्ट विधि तो सबसे पहले डॉक्टर WH किलपैट्रिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने शिक्षा प्रणाली का जो व्यवहारिक रूप था वो दिया था। हमारी व्याख्या भी है कि प्रोजेक्ट विधि को सबसे पहले वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली का व्यवहार डॉक्टर WH किलपैट्रिक ने दिया। इस विधि का विकास अमेरिका में हुआ और इसके प्रणेता कौन थे? जॉन डीवी थे। कौन थे? जॉन डीवी। नेक्स्ट है कि निम्न में से में मिलान करने हैं। पहला है BS ब्लूम मूल्यांकन आयाम, हार्वर्ड स्मृति स्तर, मोरिसन बोध स्तर, हट चिंतन स्तर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी फर्स्ट का है BS ब्लूम जो है वो किससे संबंधित हैं? हमारे मूल्यांकन आयाम से। हार्वर्ड जो है वो स्मृति स्तर से और हमारे मोरिसन बोध स्तर से। हॉट जो है वो चिंतन स्तर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि BS ब्लूम या मूल्यांकन आयाम से हैं, हार्वर्ड स्मृति स्तर से हैं, मोरिसन बोध स्तर से हैं और हट चिंतन स्तर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। ऑप्शन ए है कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करें, अधिगम के अनुभव प्रदान करें और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करें। तो ये तीनों सोपान किसके द्वारा दिए गए? ऑप्शन ए है BS ब्लूम ने दिए थे, ऑप्शन बी है हार्वर्ड ने दिए थे, ऑप्शन सी है स्कनर ने दिए थे और ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक ने दिए थे। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए BS ब्लूम। ठीक है, मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करें, अधिगम के अनुभव प्रदान करें, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करें। और ये तीनों सोपान हमारे जो है BS ब्लूम ने दिए हैं। किसने दिए हैं? BS ब्लूम ने। हमारी व्याख्या भी है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान BS ब्लूम के द्वारा विकसित किया गया, जो हमारे हैं कि उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम क्रियाओं का आयोजन और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कौन सा अजीब संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए है मृदा, ऑप्शन बी है चट्टान, ऑप्शन सी है पौधे और ऑप्शन डी है खनिज। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी पौधे। पौधे जो हैं वो अजीब संसाधन नहीं है, जबकि मृदा, चट्टान, खनिज ये सभी हैं। व्याख्या भी कह रही है कि जैव संसाधनों की प्राप्ति हमें जीव मंडल से होती है और इनमें जो जीवन होता है वो व्याप्त होता है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गई, मत्स्य यानी मछली वगैरह हो गई। अजीब क्या होते हैं? ये सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, सामाप्य और असामाप्य, जैसे कि चट्टानें और धातुएं। तो याद रखना हमारे जो जैव संसाधन होते हैं वो मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य होते हैं। जो निर्जीव होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, समप्य और असमप्य, जैसे चट्टानें और धातुएं। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। दूसरा है कि हुमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। थर्ड है कि उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। चौथा है कि खनिज और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो ह्यूमस मृदा है वो सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है और ये गलत बात है। और हमसे पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जबकि मृदा के निर्माण में मुख्य कारण जनक शेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। उच्च वच्च तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। वहीं खनिज और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ये सारी व्याख्या भी है कि धरातल के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जैविक पदार्थों जो मिट्टी के अंदर दबने के बाद ये पदार्थ रासायनिक क्रिया के परिणामस्वरूप ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? ऑप्शन ए है दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है घाना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिली। ठीक है, विश्व का जो चिली देश है वो अग्रणी यानी सबसे आगे है तांबा उत्पादक में। व्याख्या भी है कि विश्व में तांबा उत्पादक में अग्रणी देश है चिली, चीन और पेरू। नेक्स्ट है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है जल विद्युत, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, जो भूतापीय ऊर्जा है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस ये सभी हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि परंपरागत ऊर्जा भूमि के ऊपर जीवाश्मी ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है वगैरह। गैर इत्यादि जो गैर परंपरागत ऊर्जा होते हैं इन्हें हम नवीकरणीय और अक्षय ऊर्जा कहते हैं। अक्षय ऊर्जा वो होती है अक्षय मतलब जो कभी भी समाप्त नहीं होती, उसे हमें कहते हैं अक्षय। इसके अंतर्गत जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये सारी हमारी आती हैं। तो याद रखना जो हमारी कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये होती हैं परंपरागत ऊर्जा, जबकि जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये होती है गैर परंपरागत, जिसे हम नवीकरणीय और अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि दी गई है, जैसे कि मिल्पा ये देश और क्षेत्र दिए गए हैं मैक्सिको में, झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत में, रोका ब्राज़ील में और जो हमारा है लद्दाख ये श्रीलंका में। तो ये बताइए कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख, ये श्रीलंका में नहीं है, जबकि मिल्पा मैक्सिको में है, झूमिंग उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती की जाती है और रोका जो है वो ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील में है रोका। तो मिल्पा कहाँ की है? मैक्सिको। मिल्पा मैक्सिको में, झूमिंग उत्तर पूर्व भारत में, रोका ब्राज़ील में और लद्दाख ये है मलेशिया में। याद रखना ये हमारी भूमि के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है डोडा बेटा, ऑप्शन बी है अनाईमुडी, ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी है कोडाईकनाल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है और प्रायद्वीपीय भारत में टोटल 9 राज्य आते हैं, ये भी याद रखना, पूछ लेता है।
हमारी व्याख्या भी है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड्डी है, जिसकी ऊंचाई 2695 यानी 2695 मीटर है। ये केरल राज्य में स्थित है और पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की एक पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो हमारे जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड्डी है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में है। ऊंचाई कितनी है? 2695 है। ठीक है, और पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की एक पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत में जो हमारे हैं वो 9 राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। भारत के जो केरल भाग है उसमें सबसे पहले जो मानसून होता है वो प्रवेश करता है। हमारी व्याख्या भी है कि 21 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने से भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न दाब के क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब निर्मित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार कर भारत में प्रवेश करती हैं और इन हवाओं में आर्द्रता भरपूर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है। इन हवाओं को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से हम जानते हैं और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाओं में भी हमने विभाजित किया है। पहला बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर की शाखा। इसे भारतीय भूमि पर सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है मानसून? केरल राज्य में। नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी भारत। भारत के उत्तर पूर्वी भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ये मिलते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं क्योंकि ये 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी? 100 से 200। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है सेलम, ऑप्शन सी है डोलवी, ऑप्शन डी है दुर्गापुर। ऑप्शन ए है बेंगलोर। भारत में बेंगलुरु में एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है, जबकि जो हमारी डोलवी है, सेलम है, दुर्गापुर है, इन सभी में है। व्याख्या भी है कि लौह इस्पात उद्योग को भारत में बड़े पैमाने में जमशेद टाटा द्वारा 1907 में जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। वर्तमान में सेलम, बेल्लारी, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, डोलवी, पारादीप, होसपेट इत्यादि लौह इस्पात के केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं। ऑप्शन ए है बिहार और त्रिपुरा है, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन सी है केरल और सिक्किम है और ऑप्शन डी है कि उत्तर प्रदेश और मिजोरम है। तो इसमें हमें बोनस मार्क्स मिला था। क्यों बोनस मिला था देख लेते हैं। व्याख्या भी है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि भोराट का पठार स्थित है। ऑप्शन ए है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, ऑप्शन बी है अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, ऑप्शन सी है कुंभलगढ़ और गोगुंडा के मध्य और ऑप्शन डी है जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। सी कुंभलगढ़ और गोगुंडा के मध्य जो भोराट का पठार है ये कुंभलगढ़ और गोगुंडा के मध्य में स्थित है। हमारी व्याख्या भी है कि भोराट के पठार का विस्तार कुंभलगढ़ यानी कि राजसमंद और गोगुंडा यानी कि उदयपुर के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन ए है खड़ीन, ऑप्शन बी है टांका, ऑप्शन डी है नाली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाली। जो हमारी नाली है ये राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, जबकि खड़ीन है, टांका है, टोबा है, ये तीनों है, लेकिन परंपरागत जल संरक्षण की विधि नाली नहीं है। व्याख्या भी है कि राजस्थान में प्राचीन काल से ही अनेक विधियों के द्वारा जल के संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। ये जल संरक्षण की परंपरागत विधि जो है वो नाड़ी, बावड़ी, खड़ीन, वेरी, झीले, कुई, जालरा, टोबा, कुड़िया, टांका इत्यादि हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है?
खनिज दिए गए हैं, खनन क्षेत्र टंगिस्टन है, डेगाना, सीसा और जस्ता है, राजपुरा दरीबा, तावा है, सिंघाना, अभ्रक है, जामसार। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, अभ्रक जामसार ये सम्मिलित नहीं है, जबकि टंगिस्टन ये डेंगाना से है, सीसा और जस्ता है ये राजपुरा दरीबा से है, जो तावा है ये सिंघाना से है। ठीक है, हमारी व्याख्या है कि राजस्थान देश का तीसरा बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। यहाँ से भारत के कुल अभ्रक उत्पादन का 22% उत्पादन होता है। उदयपुर और जो भीलवाड़ा है ये प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। ऑप्शन ए है डीडवाना, ऑप्शन बी है सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी है कोटा और ऑप्शन डी है अलवर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सवाई माधोपुर। ये राजस्थान में रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। कौन सा नहीं है? सवाई माधोपुर नहीं है। व्याख्या भी कह रही है कि राजस्थान के रसायन उद्योग जैव उर्वरक कारखाना ये भरतपुर में, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड नागौर में विस्तारित है। नागौर है, भरतपुर है, कोटा, उदयपुर, अलवर, धौलपुर ये सारे हैं। मोदी केमिकल्स अलवर में, श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोटा में, सोडियम सल्फेट फैक्ट्री ये डीडवाना में। नेक्स्ट है कि 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन ए है जयपुर अलवर, ऑप्शन बी है भरतपुर दौसा, ऑप्शन सी है जयपुर भरतपुर, ऑप्शन डी है जयपुर दौसा, ऑप्शन सी जयपुर और भरतपुर। 2011 में राजस्थान के जयपुर और भरतपुर जिले थे जिसमें 500 से अधिक क्या है जनसंख्या का घनत्व है। हमारी व्याख्या भी है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले जिले जयपुर हैं 595, भरतपुर है 503, दौसा है 476 और अलवर है 438। ठीक है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है करौली, ऑप्शन डी है जोधपुर। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोधपुर। जोधपुर प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में क्या मनाया? कृष्णा दिवस मनाया। व्याख्या भी है कि जोधपुर प्रजामंडल ने एक विधवा कृष्णा के अपहरण का विरोध करते हुए देश के विभिन्न भागों में कृष्ण दिवस मनाने का आह्वान किया। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। ऑप्शन ए है सीकर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है बाड़मेर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। हमारी व्याख्या भी है कि युद्ध संग्रहालय भारतीय सेना के स्मारक के रूप में 24 अगस्त 2015 को जैसलमेर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन भारतीय सेना के दक्षिण कमान के लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह ने 1965 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर किया। नेक्स्ट है कभी बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। ऑप्शन ए है कि विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन सी है अर्णाराज और ऑप्शन डी है अजयराज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ। कभी बांधव की जो उपाधि है वो विग्रहराज चतुर्थ जो चौहान शासक थे उनको प्राप्त थी। व्याख्या भी है कि विग्रहराज चतुर्थों को कभी बांधव की उपाधि प्राप्त थी। इसे विद्वान जो थे हमारे विद्वान थे उनका आश्रयदाता भी कहा जाता है। ये चौहान वंश का शासक था और शासन काल को हम चौहान वंश का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत क्वेश्चन में हमें बोनस मार्क्स मिला था। ठीक है, क्यों मिला था? हमारी व्याख्या भी है कि ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट है आभानेरी कथा राजौड़गढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। ऑप्शन ए है गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी है चौहान, ऑप्शन सी है गुहिल सिसोदिया, ऑप्शन डी है राठौड़। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए तिहार। ठीक है, आभानेरी कथा राजौड़गढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो गुर्जर तिहार काल के हैं। हमारी व्याख्या भी है कि आभानेरी दौसा कथा राजौड़गढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल की देन के करता है। इसमें मतलब सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के संप्रत्याय को सामाजिक अध्ययन वे अध्ययन है
जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं, जिसमें मानवीय आवश्यकताएं जो होती हैं उनका पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिसका उसने विकास किया है उसका ज्ञान प्रदान करता है। यह किसके द्वारा बताया गया है? ऑप्शन ए है बेस्ले, ऑप्शन बी है जॉन माइकेलिस, ऑप्शन सी है यम्पी मुफात, ऑप्शन डी है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि दिए गए प्रश्न के कथन को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है समाज संबंधी अध्ययन, ऑप्शन बी है मानवीय संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन सी है नागरिकता की शिक्षा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा राजस्थान का प्रीवियस ईयर का पात्रता परीक्षा पेपर जो 16 फरवरी 2016 को हुआ था। इससे पहले मैंने इसके कई वीडियोस बना रखे हैं, ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। साथ ही हमें होम एजुकेशन के नाम पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।